प्रिय सभी छात्र जो आज के सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, कल के एक सेशन में थर्ड यूनिट में जो हमने कंप्लीट किया था वो आपको पता है 100 डेज न्यूट्रिशन, सॉरी 1000 डेज न्यूट्रिशन मीन्स फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 इयर्स, 2 साल तक के पीरियड में जो बच्चे का भोजन प्लस उसकी माँ का भोजन कैसा और क्या होना चाहिए। तो 1000 डेज न्यूट्रिशन जो है उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फैक्टर्स क्या है जो बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, ये सब चीजें उसमें दी हुई थी जो हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बी पार्ट है, ये जो आप देख पा रहे हैं, प्री नेटल न्यूट्रिशन, दैट इज बिफोर डिलीवरी, है ना। तो 0 से 280 डेज का जो 9 मंथ्स का करीब पीरियड है जिसमें बच्चे का बर्थ होता है, तो ये माँ के गर्भ में इस समय रहता है, तो उस समय का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। तो आपको मालूम है माँ जो खाती है वही बच्चे को शेयर होता है, तो वो माँ को उस समय केयर करने की बहुत जरूरत होती है, जिसमें जो भी जो मिनरल्स हैं और जो भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, और उन सब की जरूरत प्रॉपर लेवल पे होती है ना। तो इसके साथ में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में, ये सब चीजें इसमें कवर हुई थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक रहेगा। ब्रेस्ट ऑब्लिक फार्मूला फीडिंग वर्थ टू 6 मंथ्स ऑफ एज एंड देन कम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट 6 मंथ्स टू 2 इयर्स ऑफ एज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये ऐसी चीजें हैं जिन पे शायद किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा और लोग देते भी नहीं है, और ये पढ़ाई का जब पार्ट नहीं होता है तो लोग वैसे भी इग्नोर करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बच्चे को पैदा होने तक और पैदा होने के बाद में लगभग 2 साल के पीरियड तक उसको बहुत केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इसी समय में उसका लगभग 80% ब्रेन डेवलप हो गया होता है, नर्वस सिस्टम्स और जो भी सिस्टम्स हैं वो मैक्सिमम इस समय तक सेफ अप पूरी तरीके से कर चुके होते हैं। बाकी की फिजिकल ग्रोथ उसकी चलती रहती है, और प्यूबर्टी से रिलेटेड जो नेक्स्ट चेंजेस उसके अंदर हार्मोन्स वगैरह के आते हैं वो आगे आते रहते हैं, लेकिन फाउंडेशन यहाँ पे अपनी पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो मैं चलता हूँ सीधा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन की तरफ, और वहाँ मैं स्टार्ट करूँ। अभी मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है, आप लोग अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, मैं जब परमिशन दूंगा तब आप कर सकते हैं। उससे पहले अगर किसी को कहीं कुछ कहना होगा तो आप हैंड रेज करेंगे, मेरे को पता लग जाएगा आप बोलना चाह रहे हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो ये यूनिट थर्ड है, ये सबने कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये यूनिट थर्ड है, ठीक है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और अपनी इसका है राइट सर, एज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बेबी फॉर ए वुमन क्या होती है। देखिए वुमेन्स के लिए 18 प्लस, है ना, 18 प्लस, और वैसे तो 20 प्लस होना चाहिए फॉर फुली मेच्योर्ड वुमेन्स, दैट इज गुड। और मेल्स के लिए 22 मान लेते हैं लगभग होना चाहिए, है ना। वुमेन्स में पॉवर्टी फास्ट आती है और मेल्स में थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये है पार्ट 2, इसमें हम यही पढ़ेंगे, ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग 1 to 6 months ऑफ एज एंड देन कम्प्लीमेंट्री एंड देन अर्ली डाइट। तो ये 3 में डिवाइडेड है। पहला तो है ब्रेस्ट ऑफ फार्मूला फीडिंग है, जो अप टू 6 मंथ्स है, और उसके बाद में फिर कम्प्लीमेंट्री डाइट है, और उसके बाद अर्ली डाइट है 100 वो 1000 डेज में जो चलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैंने कल भी आपको बताया था और फिर मैं बता दूं कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए उनकी मदर्स का जो मिल्क होता है वो ही सबसे बेहतर स्रोत होता है। इसमें जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और ये क्या नाम है, प्रोटीन, उसके साथ में मिनरल्स और ट्रेसेस मिनरल्स वगैरह जो कुछ चाहिए सब कुछ दूध में होता है। एक खास बात और होती है, माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो माँ और बच्चे का जो एक इंटरकनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो भी बहुत बढ़ता है। और इसके साथ ही क्या होता है
कि माँ के दूध में बच्चे के बढ़ने के साथ ही साथ बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से होते हैं। अब आप समझिए भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है, एक ऐसी इंजीनियरिंग है उसकी कि उसे मालूम है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो माँ के जो मिल्क में ना वो चीजें ज्यादा होंगी। जैसे ही बड़ा होगा जिन चीजों में रिक्वायरमेंट होंगी वो चेंज होती चली जाएंगी। अब इस बात से अगर आप इतनी बात को समझ गए तो आप ये समझ पाएंगे कि क्यों माँ का जो दूध है वो जरूरी है बच्चे के लिए, और क्यों हम गाय और भैंस का दूध उसे देते हैं जो कि उसके लिए हार्मफुल है और खराब है, वो उसको तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो यहाँ से देखिए हम आगे बढ़ते हैं। मदर्स ओन मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सोर्स ऑफ द इन्फेंट न्यूट्रिशन. Extensive evidences has shown that breast milk contains a variety of bioactive agents that modify the functions of the gastrointestinal tract and the immune system as well as the brain development. तो बहुत सारी रिसर्च हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने करी हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि माँ के दूध में बहुत सारे बायो एक्टिव एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स और किसी में नहीं मिलते, जो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ना, आपके ईसोफिगस मुंह से लेके और एनस तक, जो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इस पूरे के इम्यून सिस्टम को और ब्रेन के डेवलपमेंट को माँ का दूध, जिसमें बायो एक्टिव एजेंट्स होते हैं, वो इनिशिएट करता है और वो उसको प्रोवाइड करता है। Thus, breast milk is a widely recognized as a biological fluid required for optimal infant growth and development. इसलिए माँ का दूध जो है ना, एक बायोलॉजिकल फ्लूइड मान लीजिए, आप इसे दूध ना कहें, ये उसके लिए अमृत कहें, क्योंकि इसमें वो सब चीजें बच्चे को मिलती हैं जो बच्चे को वास्तव में चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 9 महीने तक माँ के पेट में रहा तो उसे जो कुछ मिला वो माँ से ही मिला है। तो इसके बाद में रिसेंटली स्टडीज हैव फर्दर सजेस्टेड दैट ब्रेस्ट मिल्क मिटिगेट इन्फेंट्स प्रोग्रामिंग ऑफ लेट मेटाबॉलिक डिजीजेस, पर्टिकुलरली प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। और साथ में बहुत सारे जो शोध हुए हैं उनसे ये पता लगा है कि माँ के दूध से बच्चे में क्या होता है, तमाम जो बड़ा होने के बाद भी, मतलब 15 20 25 30 साल का भी होने के बाद, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक डिजीजेज होती हैं, मेटाबॉलिज्म में जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है, उसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें ये ब्लड तब तक उनका सॉरी मिल्क जो है उसमें भी सपोर्ट करता है, और इसकी वजह से बच्चे में मोटापा बढ़ना या टाइप 2 डायबिटीज, जिसे मेलिटस भी कहते हैं, और जो जिसमें शुगर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, इस बीमारी तक को कंट्रोल करने में मदर्स का जो मिल्क है वो बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए, आगे के लिए भी। अब देखिए फार्मूला फीडिंग क्या है। फीडिंग दो तरीके की है, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग है जो मदर्स करवाती हैं, दूसरी फार्मूला फीडिंग है। फार्मूला फीडिंग में जैसे सेरेलक वगैरह हैं और तमाम इस तरीके के पाउडर्स हैं और तमाम सारी चीजें हैं जिनको ये क्लेम किया जाता है कि माँ के दूध से कंपेयर करके ही वो चीजें उनके अंदर उसी रेशियो में प्रोफेशनल सिस्टम में मिलाई जाती हैं, जिससे उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल सब कुछ मिल सके, है ना। तो ये नीचे देखिए रेड कलर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला फीडिंग इज ए सुइटेबल ऑप्शन फॉर मदर्स हु आर अनेबल और चूज नॉट टू ब्रेस्ट फीड। तो ये उनके लिए बेहतर है जो माताएं नहीं चाहती कि अपने बच्चे को दूध पिलाएं या दूध पिला सकने में अक्षम है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब करती हैं, वहां बच्चे को ले नहीं जा सकती और तमाम सारी दिक्कतें हैं। कुछ लोग तो अपने फैशन में नहीं पिलाते हैं क्योंकि उनकी फिगर जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। तो बच्चे के लिए ही आप हैं, और माँ की अगर सोच ऐसी है तो वो अच्छी नहीं। ठीक। तो फार्मूला फीडिंग का मतलब है कि मदर के मिल्क का जो रेशियो है उसे मेंटेन करते हुए हम प्रोसेस्ड चीजों को बच्चे को दें, जिससे उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके। राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउ मच फार्मूला शुड यू फीड बेबी पर डे बच्चे को कितना और क्या मिलना चाहिए। अब ये हर कोई जानना चाहेगा कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और उसकी चेंजेस एज के हिसाब से कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ इसमें आपको भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो the amount of formula baby will depend on their age and weight. On average, babies should take in about 2.5 ounces, 75 ml of infant's formula a day for every pound of body weight, but no more than
32 आउंसेज इन 24 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। ये आउंस और ये पाउंड्स वगैरह का सिस्टम जो है ना, ब्रिटिश वगैरह एरियाज में चलता है। हमारे यहाँ लीटर और मिलीमीटर वगैरह चलते हैं, किलोग्राम चलते हैं और ग्राम चलते हैं। तो इसके हिसाब से 2.5 आउंस जो 75 ml के करीब बनता है जाके, है ना। 2.5 आउंस से 75 ml मतलब 25। चलिए सीधा से ऐसे ही मान लीजिए, 2.5 आउंस जो है इज इक्वल टू 75 ml। तो इतना बच्चे को मिलना चाहिए उसके वजन के पर पाउंड के हिसाब से। और ये किसी भी स्थिति में 32 से 24 आवर्स, 24 घंटे में 32 आउंस से ज्यादा ना हो, इसको ध्यान रखें, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे बॉटल फीडिंग रीजन्स टू ट्रांजिशन टू बॉटल फीडिंग। अगर बोतल से ही दूध हमें पिलाना पड़े तो कब पिलाना चाहिए? मदर टेकिंग मेडिकेशन, अगर माँ को कोई बीमारी हो गई और माँ दवाई ले रही है तो वो दवाई का असर बच्चे में जाएगा, तो उसको माँ की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होनी चाहिए फिर। दूसरा, नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ ब्रेस्ट मिल्क। कई महिलाएं हैं जिनको काफी जो बच्चे को जितना चाहिए उतना फीडिंग नहीं डेवलप हो पा रही है। और क्रैक्ड एंड स्टोर निपल्स, मेस्टाइटिस और थ्रस्ट, कई बार फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। बेबी गेटिंग टायर्ड टू क्विकली ड्यूरिंग फीडिंग। और आपके दूध में अगर कोई कमी है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो बच्चा है ना जब दूध पीता है तो बहुत जल्दी उसमें थकान आने लगती है, इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेवलप होने लगते हैं। अगर ऐसा है तब भी उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है बेबी स्ट्रगलिंग टू लैच, तो इस कंडीशन में भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस, व्हाट डेली फार्मूला इनटेक विल लुक लाइक। वही न्यूबॉर्न बेबी अगर है तो उसको 1 से 3 आउंसेस पर फीड, और स्टार्टिंग 1 to 2 आउंसेस per feed in the first 2 week and increasing 2 to 3 ounces per feed for the rest of the first month। तो 1 से 3 आउंस उसको स्टार्टिंग में दें, ठीक है। और शुरू में 1 से 2 आउंस पर फीड दें और फर्स्ट 2 वीक्स में इसको इंक्रीज 2 से 3 आउंसेस में कर दें। 1 महीने का हो जाए तो 2 से 4 आउंसेस हो जाए, 2 महीने का हो जाए तो इतना हो जाए, 3 महीने हो जाए तो इतना हो जाए, 4 महीने हो तो इतना हो, 5 महीने हो तो इतना हो, 6 से 8 महीने में इतना हो। लेकिन यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है और ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बच्चे के नेचर पे डिपेंड करेगा। बच्चा का अपना वेट कैसा है, बच्चा कितना डाइजेस्ट कर पा रहा है, कितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे के इंटरेक्शन में जब आप रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसके सिग्नल से कि ये भूखा है, ये अब नहीं खाना चाह रहा है, या इसे क्या पसंद है। ये माँ अच्छी तरह से उसके संपर्क में रहने के बाद जानने लगती है। तो ये रिकमेंडेड है, कोई कंफर्म नहीं कि नहीं आपको जबरदस्ती इतना खिलाना है। ठीक, आगे देखिए। हम इंडियन सिस्टम की अगर बात करें तो ये ml है एज, वर्थ 60 ml। 1 मंथ का हो जाए 90 ml तक, और 2 मंथ्स का हो जाए 120 ml तक, और 6 मंथ्स तक 180 ml तक उसको फीडिंग होनी चाहिए। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी का होगा तो आप हैंड रेज करेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा। मैंने फोर्सेबली अभी माइक्रोफोन ऑफ किए हुए हैं सारे। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जी भैया। अरे हमें कर लेने दिया करो जी। अरे आप हमारे माननीय हैं साहब। अब जहाँ ना हो वहां ना हो, लेकिन हमारी नजर में तो है। नहीं, छोटे होंगे बहुत, नहीं छोटे होंगे बात अलग है, लेकिन पद अपने आप में अलग होता है।
हेलो, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी इसलिए उसे अटेंड करना पड़ा। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी को भी कुछ कहना होगा तो आप हैंड रेज करिएगा, मैं माइक्रोफोन आपका अनम्यूट कर दूंगा। राइट। और अभी मैंने सभी को ऑफ किया हुआ है और मैं बस आगे उसे भी बढ़ा रहा हूँ। राइट। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक, मैं आगे बढ़ूं? एक मिनट में बस स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। तो किसी को अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो यहाँ जैसा हमने आपको यहाँ पे रेड कलर में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इट इज रिच इन इम्यून सेल्स इंक्लूडिंग मैक्रोफेगस, स्टेम सेल्स एंड न्यूमरस अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है कि ह्यूमन मिल्क जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह तो होते ही हैं। इसके अलावा इसमें इम्यून सेल्स भी बहुत होती हैं और इसके साथ में मैक्रोफेगस और स्टेम सेल्स। आपको पता है अब लोग क्या करने लगे हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो प्लेसेंटा होता है उसमें स्टेम सेल्स होती हैं जिन्हें सुरक्षित रख लिया जाता है ना। और इन स्टेम सेल्स का आजकल काफी गंभीर बीमारियों में यूज किया जाता है और स्टेम सेल्स को लोग प्रिजर्व करके रखते हैं जो आगे जाके कई बार बहुत काम आते हैं। तो माँ के द्वारा जो फीडिंग मिलती है उसमें वो सब चीजें होती हैं जो जिनका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, वो बात अलग है। बट इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। नेक्स्ट आगे, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज ए कम्प्लेक्स मैट्रिक्स विद एक जनरल कंपोजिशन ऑफ, अब इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा तो आप समझ पाएंगे कि माँ के जो दूध की कितनी ज्यादा वैल्यू है। 87% वाटर, 3.8% फैट, 1.0% प्रोटीन एंड 7% लैक्टोज। अब ये जो परसेंटेज है, द फैट एंड लैक्टोज रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड 50 to 40% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द मिल्क। तो लैक्टोज जो है होता है उससे 50 से 40% तक एनर्जी इसकी जो मिल्क से ओवरऑल मिलती है वो इसके द्वारा मिलती है। और ये वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं, जैसे ही बच्चा चेंज बढ़ता है वैसे ही ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अब देखिए किस तरीके से ये चेंज होती हैं, है ना। तो इसमें भी है प्रोटीन इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एक कैसिन होता है और एक वे होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कैसिन बिकम्स क्लॉट और कर्ड इन द स्टोमक। जब हम दूध पीते हैं तो ये कैसिन जो होता है वो पेट में जाके दही की तरीके से बन जाता है या फट जाता है या क्लॉटिंग हो जाती है उसकी। वाइल वे रिमेन्स एज लिक्विड एंड इज इजियर टू डाइजेस्ट, जबकि वे जो पार्ट होता है वो लिक्विड की तरीके से रहता है और ये पेट में डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द मिल्क 80% to 50% ऑफ प्रोटीन इन ब्रेस्ट मिल्क इज वे। तो 80 से 50% जो प्रोटीन है ब्रेस्ट मिल्क में मदर के वो वे होता है और वे आप पढ़ चुके हैं कि वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। तो बचपन में जब बच्चा छोटा है, गाय और भैंस के दूध में स्थिति बड़ी अलग होती है, आगे आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको। ये काऊ का मिल्क देख लो, इसमें प्रोटीन जो है 18% होता है ना। और यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं कितनी होती है, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो जो वे है वो आसानी से पच जाता है। The whey casein ratio in human milk fluctuates between 70-30 to 80-20 in early lactation and decreases to 50-50। देखिए शुरू में इसकी मात्रा 80% तक होती है और बाद में आके दोनों की वे और कैसिन की 50-50% हो जाती है। मतलब फिर बच्चे को जल्दी नहीं पचे तब तक उसकी जो एलिमेंट्री कनाल है और साथ में उसका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल,
वो मजबूत हो जाता है, बेहतर तरीके से पचाने लगता है, वैसे ही इसकी वे की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है और 50-50 तक आ जाती है। तो माँ के गर्भ से आने के बाद में माँ का दूध उसे मिलना चाहिए। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद, करीब महीने 15 दिन के बाद में फिर धीरे-धीरे बाहर की चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, फैट इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। तो ये फैट जो है ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए कुछ चीज़ों को मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेवलप होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। और इसके साथ में ही माँ का जो दूध होता है उसमें स्पेशल टेस्ट और अरोमा होता है। मतलब बहुत बच्चे को जो है पसंद आने वाला टेस्ट और स्वाद, और उसके साथ में उसकी खुशबू होती है। इन जनरल, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क फैट कंटेंट रेंजेस फ्रॉम 3.5 to 4.5 ड्यूरिंग द लैक्टेशन। तो जब जिस समय दूध दिया जाता है बच्चे को, उस समय जो फैट का कंटेंट रेंज है 3.5 से 4.5% तक होती है। उसके बाद में द मेन लिपिड फ्रैक्शन आर ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच अकाउंट्स फॉर अबाउट 95% ऑफ टोटल लिपिड्स। तो ये जो फैट होता है, फैट में लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा जो दूध में है वो 95% तक होता है। मतलब, और ये 3.5 से 4.5% तक होता है दूध की मात्रा का पर एमएल के हिसाब से। अब विटामिन, मिनरल्स एंड अदर बायोएक्टिव कंपोनेंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क। तो आपने देखा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, विटामिन थे, वो सब मिलते हैं। अब यहाँ पे विटामिन, मिनरल्स एंड अदर्स में देखिए क्या है, डी और के। विटामिन डी और के दो ऐसी विटामिन हैं जो माँ के दूध में नहीं होते। इसके लिए बच्चे को बाहर की डिपेंडेंसी पे रखना पड़ता है। इसलिए देखा होगा आपने, गांव में लोग अक्सर क्या करते हैं, छोटे बच्चों की मालिश रोज होती है, और मालिश करने के साथ में उसे सूर्य की रोशनी में थोड़ी बहुत देर लिटाया जाता है। तो सूर्य की रोशनी से उसकी स्किन विटामिन डी को ले लेती है, और विटामिन डी और के की कमी को आउटर सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी चीजों से भी पूरा किया जाता है। ये दो चीजें कम होती हैं मदर के मिल्क में। ठीक है। नेक्स्ट, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अभी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है 6 मंथ से 2 इयर्स तक का जो पीरियड है। पहले कम्प्लीमेंट्री, फिर अर्ली डाइट। Around the age of 6 months, an infant's need for energy and nutrients start to exceed what is provided by breast milk, and complementary foods are necessary to meet these needs. 6 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो उसकी अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, है ना। और फिर वो ब्रेस्ट मिल्क में जितने उसे एनर्जी मिल रही है, उससे ज्यादा एनर्जी की उसे जरूरत होती है। इस समय उसको कम्प्लीमेंट्री फूड्स की आवश्यकता पड़ती है। अ, और इस समय बच्चा भी जो है ना, वो भी बाहर की किसी भी चीज को लेने के लिए और खाने पीने के लिए तैयार हो जाता है। और साथ में आपने देखा होगा, ऐसे छोटे बच्चे कुछ भी, जो भी कुछ हाथ में आता है उसको तुरंत अपने मुंह में ले जाते हैं और काटने लगते हैं, उनके दांत भी कुछ ऐसे आने लगते हैं। अब कम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसमें देखिए, और क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, 6 मंथ्स तक क्या होना चाहिए, 6 मंथ्स के बाद कैसे होना चाहिए, ये सारे प्रश्न जो है आपके आगे मिलेंगे आपको। पहला है, ensuring that the infant's nutrition needs are met require that complementary foods be। तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं इन्फेंट्स की, छोटे बच्चों की, नवजात शिशुओं की, तो वो पूरी हो, इसके लिए किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो टाइमली, जब आवश्यकता हो उसे, तब उसको मिलनी चाहिए। आवश्यकता कब है, बच्चे के संपर्क में आप रहेंगे, उसकी एक्टिविटीज को आप जानने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अब बच्चा भूखा है, इसको भोजन चाहिए। एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में, जितना उसे चाहिए क्या उतना उसे मिल पाया। सेफ, ये सुरक्षित हो, हाइजीनिकली बेहतर हो, और आप हाथ वगैरह धो के और बर्तन वगैरह धो के और बॉटल्स वगैरह को सही तरीके से धो के तब उनको फीड करें। फिर प्रॉपरली फीड, सही तरीके से फीडिंग होनी चाहिए। और देखिए, दूध पिलाने के समय पे अगर मदर्स अपना ब्रेस्ट मिल्क उन्हें दे रहे हैं, तो बच्चे की गर्दन के पीछे थोड़ा सा हाथ लगा के उठा के रखना चाहिए, वो थोड़ा बेंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, जिससे उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, उस पर कोई असर ना पड़े और आराम से वो ले सके।
द पीरियड ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट स्पैनिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 years। तो ये जो कम्प्लीमेंट्री डाइट या अर्ली डाइट जिसे हम कहते हैं, इसका पीरियड 6 मंथ से लेके 2 years तक होता है। अभी देखो 6 मंथ्स के बाद में ये पोजीशन होने लगती है ना। ये फोटो किससे मिल रही है? अब नहीं समय लग रहा, आपसे मिल रही है क्या? आप अपनी फोटो देखना जरा एक बार है, बचपन वाली। So during this time, infants transition from exclusive breastfeeding for formula feeding to a diet that includes a variety of solid foods alongside continued breastfeeding or formula feeding। तो इस टाइम में क्या होता है, 6 मंथ्स के बाद में मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू रहे, उसके साथ साथ हम उसको फार्मूला फीडिंग, फार्मूला मैंने आपको बताया था वही है। तो कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी उसे मिलनी चाहिए, इस तरीके से उसका हो। और थोड़ा सा बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए, वो अपने हाथों से ही खाए, चाहे उसे बिगाड़े, लेकिन जिस तरीके से जो दिख रहा है ना, ऐसी इंडिपेंडेंसी बच्चे के अंदर आनी चाहिए। बच्चा मिट्टी में अगर खेलना चाह रहा है तो उसे खेलने दीजिए और मिट्टी में खिलाइए बल्कि उसे। और ये ध्यान रखें बस वो मिट्टी खाए ना। मिट्टी में खेलने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको अपनी स्किन के थ्रू भी अब्जॉर्ब होते हैं। और एक मड बाथ होता है, आप लोग जानते हैं, नेचुरोपैथी में पूरे शरीर में मिट्टी लगाई जाती है ढंग से। और उसके बाद में कई बार क्या करते हैं, पिट्स जैसे गड्ढे खोदते हैं और उसमें आदमी को दबा देते हैं, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं पूरी, केवल चेहरा खुला रहता है। और सिर पे भी उसके गीली पट्टी लगाते हैं और मिट्टी इट्टी सिर पे भी लगी होती है, और सिर को अक्सर थोड़ा गीला करते रहते हैं जिससे जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है ना, मेंटेन बना रहे। और आपको मालूम है भगवान ने आपको कितनी बेहतर व्यवस्था करके दी है, जिससे आपका जो अंदर के कोमल अंग हैं वो प्रभावित ना हो। तो भगवान ने इतने सेंसर लगा के दिए। सबसे पहले तो आंखें ही पहचान लेती हैं अगर भाप निकल रही है तो इसका मतलब ज्यादा गर्म है। उसके बाद उंगली जिससे आप खाना खाने जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपने क्या किया, उंगली और हाथों का प्रयोग बंद कर दिया और आपने चम्मच लेनी शुरू कर दी। चम्मच हमारी रीत रिवाज का पार्ट नहीं था, हाथ से खाना ही था। तो हाथ से जब आप खाना खाते हैं तो आपको पहले ही हाथों के सेंसर बता देते हैं कि खाना कितना गर्म है, ये मुंह में जाने लायक है या नहीं है। अगर मुंह में जाने लायक नहीं है तो हाथ ही बता देंगे, आप अगला स्टेप उठाएंगे नहीं। और चम्मच नहीं बताएगी, चम्मच में तो आपने भरा, जब मुंह में जाएगा तभी पता लगेगा कितना गर्म है। उसके बाद फिर आपकी जो स्थिति होगी वो आप जानते हैं, है ना। तो भगवान ने बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया है, लेकिन अब हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा, एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे ये कहा जाता है कि जब भी आप वॉशरूम जाएं तो अपने हाथ जरूर धोएं, हाथ धोएं और पैर भी धोएं। तो वॉशरूम में अगर मान लो जैसे यूरिनल वगैरह जाते हैं उसके बाद में हाथ और पैर धोएं, और लोग कहते हैं ये तो इलॉजिकल है, इसका तो कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके लॉजिक्स कई तरीके से अलग होते हैं। जैसे एंशियंट जो सिस्टम था उसमें ये था कि आपके पैर और आपके हाथ, ये दोनों बहुत बड़े सेंसर्स हैं। आपके दिमाग को सारी सेंसेशंस इनके द्वारा ही मिलती हैं, है ना। आंख, नाक, कान, मुंह, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उसके अलावा हाथ और पैर। तो अगर हाथों और पैरों पे हर 1 2 3 घंटे के बाद में पानी पड़ता रहता है तो इससे जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है वो रिवाइव होता रहता है ना। जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूट्रिएट होता रहता है और वो सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से वर्किंग में रहते हैं। और हमारे, अगर सर्दी का मौसम है तो वो सिग्नल्स सर्दी वाले पहुंचते हैं, और गर्मी का मौसम है तो पैरों पे पानी डालते हैं, ठंडापन लगता है, शरीर को उससे शांति मिलती है। इसका अर्थ यही नहीं है कि आप हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बहुत सारी चीजें इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फूड, इसकी टाइमिंग क्या हो। Complementary foods are typically introduced around 6 months of age। तो ध्यान रखिए 6 मंथ तक मदर का ब्रेस्ट फीडिंग या उसके इक्विवेलेंट जो फीडिंग है, फार्मूला फीडिंग। 6 मंथ्स के बाद में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का टाइम आता है। इसमें बच्चा क्या करता है, कुछ बैठने लगता है, कुछ उठने लगता है, कुछ गिरने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, इसी को टॉडलर कहते हैं, है ना। सेक्सुअल प्रोग्रेशन में क्या होता है, वो कोई भी चीज, जो भी चीज मिलती है उसी को मुंह में डालता है, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो मुंह में डालता है।
नेक्स्ट डाइवर्स न्यूट्रिएंट सोर्सेस। तो बच्चे को अलग अलग चीजें तमाम खिलानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना। और मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, लेग्यूम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हैं आप, आपका परिवार, आपका सभ्यता, आपका समाज, आपका जो कम्युनिटी है, उसके हिसाब से जो भी लोग जैसा खाते हैं वैसी वो चीजें उन्हें देना स्टार्ट करते हैं। आयरन रिच फूड्स होने चाहिए। आयरन बेबी का के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तमाम सारे सीरियल्स, लेग्यूम्स या मीट वगैरह के थ्रू आयरन हमें ज्यादा मिलता है। एलर्जन इंट्रोडक्शन। तो इसमें ध्यान रखने की हमें ये जरूरत है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एलर्जेनिक होते हैं, जिनसे एलर्जिक प्रॉब्लम कुछ खड़ी होती हैं शरीर में। तो अगर बच्चे को कोई चीज खाने से कोई रिएक्शन हो रही, तो इस पे भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे हम उन चीजों को रोक सकें। फीडिंग प्रैक्टिस क्या है? रिस्पॉन्सिव फीडिंग। रिस्पॉन्सिव फीडिंग में ये है कि आपको ये देखना है कि बच्चा कब भूख महसूस करता है, तो उसके जो फिजिकल गेस्चर्स है, उसके मूवमेंट है, उसका चेहरा है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, जिससे आप पता लगे कि उसे भूख लगी है। और आमतौर पे भूख का मतलब होता है बच्चा रोने चिल्लाने लगता है ना। लेकिन हमेशा रोने चिल्लाने का मतलब भूख नहीं है। और इनमें सब में क्या अंतर होता है वो पता लग जाता है। साथ में बच्चे का पेट भर गया है, पूरी तरीके से भर गया है, या ज्यादा तो नहीं पी लिया है, मदर्स को थोड़े दिनों में सब एहसास होने लगता है। इनकरेज सेल्फ फीडिंग। कोशिश आप ये करें कि बच्चा खुद ही ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से चीजों को खाए, या बोतल जो है जिससे आप दूध पिलाते हैं, तो बच्चा अपने हाथ से पकड़ के उसको पिए। तो ये इसके अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंसी भी आएगी, और इसके साथ ही उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी जो उसके लिए चाहिए। लिमिट शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड्स। चीनी वाले या प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उनके वो लिमिटेड रखें, उन्हें ज्यादा न दें बच्चों को। वो क्योंकि शुगर आप जानते ही हैं, सल्फर होता है, और उसकी वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा खड़ी होती हैं। की कंसिडरेशंस क्या है? न्यूट्रिएंट्स इनटेक। तो मुख्य ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, वो ये हैं कि एक तो उनको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन के, फैटी एसिड्स, और जो भी हैं मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, वो सभी सुनिश्चित होने चाहिए कि उसकी जो डाइट जा रही है उस डाइट में वो सब चीजें मिल रही हैं, या केवल दूध ही दूध सुबह शाम तक आप पिला रहे हैं। फिर किस बच्चे को वास्तव में कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सबकी अलग अलग हो सकती है। इसलिए जो कुछ यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है फर्स्ट 1000 डेज की डाइट में, जरूर नहीं है एट पार हो वो। रेगुलर चेकअप होना चाहिए बच्चे का, टाइम टू टाइम वैक्सीन लगनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट और न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही है, इसके लिए हेल्थ चेकअप जरूरी है, और रेगुलर मॉनिटरिंग उसकी जरूरी है। ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला। धीरे धीरे जैसे ही वो बच्चा और बड़ा होता जाता है, 6 महीने के आगे, 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद, धीरे धीरे उसे जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी डिपेंडेंसी उसकी अब खत्म करनी है। 2 साल आते आते पहले ही उससे खत्म हो जाती है। और इसके साथ ही फिर बच्चा एक 2 साल के बाद बड़ी स्टेट में आ जाता है, उसके बाद में फिर हम उसको सामान्य जो अपना भोजन वगैरह ज्यादातर देते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये यूनिट यहीं खत्म होती है। और यूनिट जैसा मैंने बताया था, मैटर इसमें आज में कम था, तो ये विद इन टाइम जल्दी खत्म हो गई थोड़ी। आपको अगर कोई क्वेश्चन है आप किसी का, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके माइक्रोफोन्स को आप ऑन करे दे रहा हूँ, आप उन्हें अनम्यूट हो गए हैं। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप उसे माइक्रोफोन को ऑन करके पूछ सकते हैं। सर, हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ये बोल रहे थे कि पीडीएफ बना के भेज देना, तो उसमें तो काफी क्वेश्चन है, तो मैं 1-2 पेज का ही भेज दूं? हाँ, 1-2 पेज का। कितने पेजेस हैं उसमें? कम से कम होंगे उसमें 40-50। अच्छा, मैं 1 मिनट एक काम ये कर रहा हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को पहले ऑफ कर दूं, नहीं तो ये तमाम बातों की जरूरत उसमें होती नहीं है। जी सर। So, finally, I would like to thank you all who joined this session, and recorded session will be available just after completing this class. So thank you all for joining. I am just stopping the recording here, and our question answer session will be continued. Okay, so now